Okay, students, today we are going to start class 12th biology first chapter reproduction in organism. Before starting, let us see a short diagram that will represent the contents of the chapter which are involved in the reproduction of organisms और जो हमें पढ़ना है इसके अंदर उसको हम देख लेते हैं। एक बार डिवाइड हमने किया है किस तरीके से क्या क्या हमें पढ़ना है। एक तो आज हम इस वीडियो में केवल और केवल सिर्फ एनसीईआरटी में जो दिया गया वही पढ़ेंगे, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो वीडियो के बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइफ स्पैन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपने 10th में 8th में भी थोड़े पढ़ रखे हैं, एंड थर्ड इज़ अनयूजुअल फ्लावरिंग कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। उस अनयूजुअल फ्लावरिंग में हमारे सिलेबस के अंदर क्लास 12th में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, एक है बैम्बू ट्री एंड सेकेंड इज स्ट्रोबिलैंथस जिसको क्वंथियाना भी कहा जाता है। Then we further divide the types of reproduction in asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual and sexual reproduction, as you know, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है asexual reproduction के बारे में, sexual reproduction के बारे में, ये चीज़ें आप जानते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इन क्लास 12th कोर्स में जो हमारे पास मोड्स हैं वो है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड गेम्यूल्स। Second, asexual reproduction. When we come to the plants, the asexual reproduction is called vegetative propagation. Plants के अंदर हम asexual reproduction को vegetative propagation बोलते हैं। और वो vegetative propagation किन किन तरीक़ों से हो सकता है? ट्यूबर, बुलबिल, बल्ब, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, राइजोम, लीफ बड्स। एंड द थर्ड इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है पैरेंथेनोजेनेसिस। पैरेंथेनोजेनेसिस को हमें पढ़ना है। सेकेंड वन इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तो हमें फेजेस को पढ़ना है। फेजेस कौन कौन से हैं? 3 फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। 3 फेज हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ द जुवेनाइल फेज, सेकेंड इज़ रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज़ सेनेसेंस फेज। देन वी हैव टू स्टडी द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स आपको मिलेंगे। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो कंडीशन है, देन फर्टिलाइजेशन होगा एंड थर्ड इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। Further, pre-fertilization is also divided in 2 parts, gametogenesis and the gamete transfer. And fertilization is divided in 2 parts. Fertilization can be internal fertilization and external fertilization. Then we have to study the cycles in sexual reproduction. And the 2 cycles we have to study is oestrus cycle and the menstrual cycle. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमें जाइगोट फॉर्मेशन देखना है और जाइगोट फॉर्मेशन में हमें जाइगोट फॉर्मेशन देखना है और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हमें एम्ब्रियोजेनेसिस को देखना है। जाइगोट फॉर्मेशन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, ओवीपेरस एंड दी विवीपेरस। तो ये तो थी एक व्यू आपको चैप्टर का देना कि हमें पढ़ना क्या है, किन हिस्सों के अंदर हमने बांटा हुआ है। बट इन रियल सेंस अगर आप इस चीज़ को ही अच्छे से समझ पाते हैं, अगर इस फर्स्ट पेज को आप समझ पाते हैं और आधे से ज़्यादा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको आधे से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी है। अगर टर्म्स आप अपने दिमाग में रख पा रहे हो तो आधा काम आपका वहीं हो जाता है। यहाँ जितनी भी टर्म्स इस पेज पे लिखी हुई हैं, अगर उन सब टर्म्स आपको वो क्लियर हैं तो आपको 90% जो चैप्टर है वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और बिल्कुल एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से लेके चलेंगे एंड तक।
तो सबसे पहले हमने लिखा था लाइफ स्पैन, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन का मतलब है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ पीरियड होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रिलेटेड हो टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में हाथी है तो ज़रूरी नहीं कि हाथी का लाइफ स्पैन भी बड़ा हो। अगर हमारे पास कॉकरोच है तो ज़रूरी नहीं कॉकरोच छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन भी छोटा हो। तो साइज जो है वो लाइफ स्पैन पर डिपेंड या नेसेसरीली रिलेट नहीं करता। एंड द नेक्स्ट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इमोर्टल हैं, बाकी कोई भी जो इंडिविजुअल है वो इमोर्टल नहीं होता। सभी जो है एक ना एक दिन उनको ख़त्म होना होता है। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 चैप्टर 1 में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन लिखा हुआ है कुछ ऑर्गेनिजम्स का। तो मैंने उस ऑर्गेनिज्म के कुछ लाइफ स्पैन इसके अंदर नोट किए हैं। वो लाइफ स्पैन थोड़े एनसीईआरटी से, और अगर आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे तो थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट हो सकता है, इसमें कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन अमूमन जो एक रेंज होती है वो आपको करेक्ट मिल जाएगी। जैसे लाइफ स्पैन क्या होता है एलिफेंट का, तो वो डिपेंड करता है कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी। तो यहाँ पर अगर वो एशियन एलिफेंट है तो वो 48 ईयर भी लाइफ स्पैन हो सकता है। अगर अफ्रीकन है तो 60 to 70 ईयर भी उसका हो सकता है। रोज़ का जो गुलाब का जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 to 8 ईयर होता है। डॉग का लाइफ स्पैन 10 to 13 ईयर का होता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स का होता है। एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ है आपका 1 to 2 वीक्स। क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स है। बनाना ट्री का लाइफ स्पैन 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का होगा। काऊ का लाइफ स्पैन जो है वो 18 to 22 ईयर्स की रेंज में रहेगा। पैरेट जो होता है वो काफ़ी लंबा जीता है। आप देखिए पैरेट का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो 140 साल तक उसकी एज हो सकती है। ये थोड़ा 135 से 130 भी आपको मिलेगा रेंज में। एनसीईआरटी में पैरेट का जो लाइफ स्पैन दिया गया है वो 140 ईयर्स दिया गया। क्रोकोडाइल की जो एज है वो 60 ईयर्स दी गई है। लाइफ स्पैन जो है क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स का है। हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स है। फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 डेज मिलेगा आपको। राइस प्लांट 3 to 7 मंथ्स का, राइस के जो प्लांट होते हैं उनका 3 to 7 मंथ के अंदर उनको बोया जाता है और काट लिया जाता है, तो वो उनका लाइफ स्पैन बन जाता है। टोरटोइस का जो लाइफ स्पैन है वो 100 to 150 ईयर्स तक आपको मिलेगा। बनियान ट्री का लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है। बनियान ट्री जो हमारा नेशनल ट्री भी है, 309 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है बनियान ट्री का। पीपल ट्री का लाइफ स्पैन 2500 ईयर्स तक हो जाता है। कुछ मैंने इसके अंदर जो है वो नोट किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ लाइफ स्पैन जो नोट किए हैं, जैसे पीपल आपकी इसमें उनमें नहीं है, वो भी मैंने इसके अंदर दे दिए हैं। ये हो गया लाइफ स्पैन। हमने आपको जो डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें सबसे पहले आपको बुक के अंदर लाइफ स्पैन को ही पढ़ना है। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर भी, 9th में भी, फिर भी जल्दी जल्दी इसको एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एज यू ऑल नो, तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ। तो रिप्रोडक्शन में अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जाता है किसी भी पेरेंट के द्वारा। अब ये रिप्रोडक्शन हमने दो हिस्सों में हमने ऊपर देखा था कि वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सिंगल इंडिविजुअल, द पेरेंट, द सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट के फॉर्मेशन के बिना सिंगल ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ आपको एक सिंगल पेरेंट से ही वो प्रोड्यूस हो जाता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? व्हेन टू पेरेंट्स आर ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है एंड दे आर इन्वॉल्वमेंट इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देन हमें जो रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया किसको कहते हैं, सेक्सुअल हमने देख लिया किसे कहते हैं। अभी तक ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं, अमूमन इसमें से 90% चीज़ें आप पुरानी क्लासेस के अंदर जो प्रीवियस आपने क्लासेस किया उसमें आप पढ़ चुके हैं। देन अब हमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल के अंदर पढ़ना है कि कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल में, सेक्सुअल के मोड्स क्या होते हैं, सेक्सुअल के मोड्स क्या होते हैं। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको ऊपर बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है। एंड द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। एक खास बात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं आर नॉट ओनली, वो केवल आइडेंटिकल ही नहीं होते बट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट, वो अपनी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। और ये एग्जैक्ट कॉपी होने को ही हम क्या बोल देते हैं, क्लोन बोलते हैं, कि यानी क्लोन बन जाते हैं। तो क्यों क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली दोनों तरीके से कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोन कहलाते हैं। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपको किस में देखने को मिलेगा, इज़ कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स में अगर आपको ये दिखाई देगा, तो जो सिंपल प्लांट्स होंगे, जो सिंपल एनिमल्स होंगे, उनके अंदर आपको ये नज़र आता है। जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरेंस, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें एक पेरेंट ही जो है वो दो हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है और उससे हमारे पास नया जो है ऑफस्प्रिंग्स हमको मिल जाता है। तो इन दीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है इट सेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, मोरेनर्स हैं, प्रोटिस्टन्स हैं, इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वही क्या है, एक तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही तो है। क्योंकि सेल डिवीज़न हुआ, एक सेल थी, दो हिस्सों के अंदर सेल डिवाइड हुई, उससे हमें एक नया ऑफस्प्रिंग्स मिल गया रिप्रोड्यूस होके, यानी सेल डिवीज़न हुआ और वो सेल डिवीज़न ही क्या बन गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड बन गया। तो उम्मीद है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें। आगे देख लेते हैं असेक्सुअल मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर क्या मोड्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें सबसे पहले है बाइनरी फिजन। सबसे पहला बाइनरी फिजन हमने पुरानी अपनी क्लासेस में, बाइनरी फिजन तो हमको 8 से ही शुरू हो जाता है, लगातार वो बाइनरी फिजन हम देखते हैं, बार बार डायग्राम हमसे अमीबा का बनाया जाता है, 8th में भी अमीबा का हमें बताया जाता है, 9th में भी, 10th में भी। तो ये बाइनरी फिजन तो हम चल रहे हैं। बाइनरी, बाई मतलब होता है दो और फिजन मतलब होता है डिवीज़न, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड होना किसी चीज़ का, वो बाइनरी फिजन है। जैसे कि अमीबा में भी होता था, वो दो हिस्सों में क्या होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, देन द पार्ट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स एंड द बोथ पार्ट्स बिकम एन न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो बाइनरी फिजन में क्या है, ईच सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, कि हर ईच सेल, सारी जो सेल्स हैं जितनी भी, ईच सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और दोनों ही आगे चलकर क्या है, एडल्ट हमको मिल जाते हैं। यही सेम चीज़ हम अमीबा के अंदर देखते हैं और ऐसा ही कुछ हमको पैरामीशियम में भी दिखाई देता है। तो आपको अगर एक चीज़ करनी है, अगर आपने वैसे अमीबा में और पैरामीशियम में अंतर पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी इन दोनों का डायग्राम्स आपने देखा है। एक मेजर जो मोटा मोटा इसमें देखने को मिलता है डिफरेंस, वो है कि दोनों की शेप में है। अमीबा की कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, जबकि पैरामीशियम की अपनी एक परफेक्ट शेप होती है। नेक्स्ट जो हम मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ रहे हैं, और ये जितने भी अभी मोड्स हम पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स में देख रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो प्लांट्स में जो नेक्स्ट मोड है वो है बडिंग। हमने हाइड्रा में बडिंग हम देखते हैं, मुकुलन हमने हिंदी में पढ़ा था कि बर्ड निकल जाता है, देन वो ग्रो करता है एंड इवेंचुअली वो डिटैच होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म हमको मिल जाता है। तो बडिंग में क्या होता है, द डिवीज़न अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू पेरेंट
cell which eventually get separated and mature into new yeast organism। कि इनिशियली दो बर्ड्स स्मॉल बर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं जो सेल्स हैं वो डेट रिमेन अटैच इनिशियली वो अटैच रहती हैं टू पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेट। उसके बाद वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। हमको एक ईस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर हाइड्रा के अंदर हो रही है बर्डिंग तो हमें एक नया हाइड्रा हमको मिल जाएगा ऑर्गेनिज्म, और अगर यही चीज़ आपको ईस्ट में हो रही है तो आपको न्यू ईस्ट का कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। देख लेते हैं अभी फंजाई के अंदर क्या होता है। तो फंजाई सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब ये तो हमने ऊपर देखा कि जहाँ पर दोनों ही बाइनरी फिजन में हैं, एक हम मल्टीपल फिजन भी आगे पढ़ेंगे जो हमने प्लाज्मोडियम में देखा था। वहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है, एक से बहुत सारे बन जाते हैं, एक से ही क्या है बहुत सारे आपके बनेंगे। तो मल्टीपल फिजन भी था, बाइनरी फिजन, ये जो भी तरीके थे यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सिंपल प्लांट्स होते हैं, फंजाई है, सिंपल प्लांट सच एज एल्गी है, जिनके पास स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन ऑफ दिज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। जूस्पोर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। मोटाइल मतलब मूवेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशली किसके अंदर पाए जाते हैं, जो सिंपल प्लांट्स हैं, एल्गी है और फंजाई। एल्गी के भी बहुत सारे, एल्गी जो है बहुत तरह की होती है, तो ये स्पेसिफिक कुछ एल्गीज के अंदर ऐसा पाया जाता है। तो फंजाई में, सिंपल प्लांट्स में और एल्गीज के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम जिससे रिप्रोडक्शन होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है जूस्पोर्स। कुछ अदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये सब आपको एनसीईआरटी में इनके जो है डायग्राम के साथ में आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी में आपको हाइड्रा का डायग्राम मिल जाएगा, आपको एल्गी का मिल जाएगा। एल्गी में स्पेशली जूस्पोर्स जो है वो क्लेमिडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक कर दूं कि ये जो जूस्पोर्स मैंने दिया ये आपको क्लेमिडोमोनास में जो एल्गी होती है उसमें आपको मिलेगा। कोनिडिया और पेनिसिलम, जो पेनिसिलम है, पेनिसिलम होता है उसमें जो कोनिडिया होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन या फॉर ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देन हाइड्रा के अंदर आप देख चुके हैं पहले ही, बर्डिंग होती है। गैम्यूल्स जो स्पॉन्ज होती है उसके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इज गैम्यूल्स, GEMMULES। ये गैम्यूल्स होते हैं जो स्पॉन्ज है उसके अंदर आपको ये नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये एक ब्रीफ बनाया गया है, छोटा सा एक ब्रीफ बनाया गया है किस तरीके से, जो ऊपर हमने आपको पढ़ाया है उसी को थोड़ा ब्रीफ करा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है तो अमूमन उसमें बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा, अमीबा में, पैरामीशियम में। अगर मल्टीपल फिजन होता है तो प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलेगा वो। और अगर एल्गी के अंदर होगा, फंजाई में होगा, या मल्टी सेलुलर जो लोअर एनिमल्स हैं तो उसमें हमने ऊपर देखा जूस्पोर्स इन क्लेमिडोमोनास, जो एल्गी होती है एक तरह की क्लेमिडोमोनास, उसमें हो गया। कोनिडिया हो गया पेनिसिलम में, बर्डिंग होती है हाइड्रा में, गैम्यूल्स स्पॉन्जिस में हो गए। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा, फ्रेगमेंटेशन भी आप अपनी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्पाइरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। अमीबा के अंदर स्पोरुलेशन भी होता है, ये भी एक पार्ट है। ये भी आगे चलकर आपको बताएंगे कि अमीबा के अंदर, अभी हमने ऊपर देखा ना अमीबा में तो सर बाइनरी फिजन होता है, तो अभी अमीबा में सर ये कैसे होने लगा। तो अमीबा में अभी हम जब पार्ट के एंड तक आएंगे तो आपको बताएंगे कि अमीबा के अंदर स्पोरुलेशन किस कंडीशन में होता है। अभी अगर हल्का सा आइडिया दूँ तो अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इसके अंदर होगा बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल होगी तो स्पोरुलेशन हो जाता है। अगर रीजनरेशन हाइड्रा के अंदर भी होता है, और प्लानेरिया का जो रीजनरेशन है वो तो हम देख ही चुके हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको उस पार्ट का नाम बताना है ह्यूमन बॉडी के अंदर विच हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ। उस ऑर्गन का आपको नाम बताना है ह्यूमन बॉडी में जो रीजनरेट कर सकता है। प्लानेरिया होगा। इसके बाद जैसा कि हमने ऊपर आपको फ्लो डायग्राम जो स्टार्टिंग में बताया था उसके अंदर हमने बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, और प्लांट्स के अंदर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। तो इसको अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को नीचे जो है डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या। 10th क्लास में आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है, वहाँ पर हमने गुलाब को किस तरीके से प्लांट किया जाता है,
किस तरीके से गुलाब को लगाएंगे, चमेली के फूल को किस तरीके से लगाएंगे, अलग अलग मेथड्स हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वहाँ पर देखे थे जब क्लास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लेते हैं कि इन प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म इज़ फ्रीक्वेंटली यूज। प्लांट्स के अंदर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। ये भी एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। हम असेक्सुअल को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात प्लांट्स की आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कहते हैं कि इन प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज रनर इन ऑक्जेलिस, राइजोम, sucker, tuber, offset, bulb और are capable of giving rise to a new offspring। ये सारे वो पार्ट्स हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स, इनको ही दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कि जो रनर होता है वो ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस प्लांट के अंदर रनर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। राइजोम इन जिंगर, राइजोम जो होती है बेसिकली ये स्टेम होती है, कभी कभी इसके अंदर ये फिर इसके अंदर रूट्स भी आ जाती हैं। तो जैसे जिंगर है, हल्दी है, केला है, इन सब का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो राइजोम होता है। ठीक है। शक्कर इन मिंट, मिंट के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इज शक्कर, उसको शक्कर बोलते हैं। अनियन के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो उसको बल्ब बोलते हैं। पेज नंबर 7 एनसीईआरटी पे आपको ये डायग्राम्स इनके मिल जाएंगे। ब्रायोफाइलम तो आप क्लास 10th में पढ़ के आ गए थे, वहाँ पे आपने देखा था कि ब्रायोफाइलम जो होता है उसके जो सरफेस है, सरफेस में उसके कॉर्नर्स पे स्मॉल एडवेंचरस बर्ड्स बन जाती हैं, जो लीफ बर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। बर्ड्स इन द आई ऑफ पोटैटो, जो बर्ड्स आई, जो पोटैटो होता है आपने देखा हो कई बार पोटैटो में ना ऊपर छोटे 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 ऐसा लगता है जैसे उनको जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स निकल आते हैं, आई बर्ड्स निकल आते हैं जिनको हम आइज़ ऑफ पोटैटो भी बोल देते हैं। तो वो जो बर्ड निकल कर आते हैं छोटे छोटे पोटैटो के अंदर, वही स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो। ऑफसेट इन वाटर हैसिनिथ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा इसमें जो है याद रखना है कि जो ऑफसेट होता है ये एक ट्यूब सी होती है बीच में। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे इसके बारे में, वो ऑफसेट इन वाटर। तो ऑफसेट को देख लेते हैं। ऑफसेट जो होता है ये, इसका नाम ऑफसेट है, ट्यूब की तरह है। ऑफसेट इन वाटर हैसिनिथ, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है क्योंकि बंगाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाता है। जहाँ भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जहाँ पर इसको मिट्टी या पानी मिल जाता है, पानी के अंदर ये जो है उगता है। तो इसको टेरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस भी एरिया में अगर ये हो गया तो वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेता है, वो वहाँ की ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ये यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको क्या हो जाती है, कमी हो जाती है पानी की। इसीलिए इसको वाटर हैसिनिथ कहा जाता है या टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये याद रखना ऑफसेट ऑफ कि इसको टेरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जहाँ भी ये हो जाता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी कर देता है, एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं, फिश वगैरह मर जाती हैं, क्योंकि ये अगर वो पानी के अंदर उग गया है तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये हमने जो भी पढ़ा है अभी, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है और डेफिनेशन देखी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो बाइनरी फिजन से हो सकता है या मल्टीपल फिजन से हो सकता है। और अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी, फंजाई या मल्टीसेलर जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर है, तो वो जैसे एल्गी के अंदर जो है जू स्पोर से, क्लेमिडोमोनास से होगा, कोनिडिया जो है वो पेनिसिलम के अंदर होगा, स्ट्रक्चर बर्डिंग हाइड्रा में होगी, गेम्यूल्स स्पॉन्जिस में होंगे, फ्रेगमेंटेशन स्पैरोगेरा में होगा, स्पोरुलेशन अमीबा, रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड प्लानेरिया, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप अभी तक ऊपर की चीज़ें समझ में आ रही होगी।
अगर आपको कोई दिक्कत है इन चीज़ों को समझने में तो आप मेरे से जो है कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत कम वीडियोस मिलती हैं 11-12 के जो चैप्टर्स हैं पिछली बार की कंप्लीट वीडियो, और मेरा फोकस सिर्फ NCERT पर ही है कि NCERT से आप एक बार निकल जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप एडिशनल जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं बुक है वो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगली कुछ वीडियोस के अंदर। जो भी चैप्टर्स हम कराते रहेंगे उसकी वीडियोस आगे क्वेश्चन आंसर्स की और बना देंगे। नाउ लेट्स सी दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल गैमेट ईदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, एक तो मेल गैमेट की ज़रूरत होती है, फीमेल गैमेट की ज़रूरत होती है। अब वो मेल और फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल से हो सकता है या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स से होता है। इसका एक क्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनने के बाद हमने देखा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एंड देन वी गेट द न्यू ऑर्गेनिज्म हमको मिल जाता है। For sexual reproduction, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity। ये हमको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसको एक स्टेज पर पहुंचना होता है। वो स्टेज जो होती है उसकी एक ग्रोथ और मैच्योरिटी की, भाई ये लेवल आपके अंदर ये ग्रोथ होनी चाहिए आपकी बॉडी में, ये आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो स्टेज उसकी जो है उस स्टेज पर पहुंचेगा तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करते हैं उनके अंदर 3 फेजेस होते हैं। द फर्स्ट इज़ द जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल आपको पता है कि अगर आपने जुवेनाइल बहुत सुना होगा वर्ड, जुवेनाइल फेज़ वो होते हैं, जुवेनाइल बच्चे होते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल बाल सुधार गृह बनाए जाते हैं जुवेनाइल्स के लिए। जुवेनाइल वो जो अभी नाबालिग है उसको जुवेनाइल बोलते थे। तो यहाँ जो जुवेनाइल फेज़ है इसका मतलब ये है इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ and maturity before an organism can reproduce sexually in plants. It is called vegetative phase. This phase has variable duration in different organisms की। तो जुवेनाइल फेज़ क्या है? जुवेनाइल फेज़ वो पीरियड होता है यानी मैच्योरिटी से पहले वाला, जब आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। रिप्रोड्यूस करने से पहले की जो पीरियड होती है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज़ कहते हैं, और प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव फेज़ भी कहा जाता है। सेकेंड फेज़ आती है रिप्रोडक्टिव फेज़। नाम से ही पता चलता है कि जो फेज़ जुवेनाइल फेज़ के बाद आती है, जब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो ग्रोथ और मैच्योरिटी उसके अंदर आ चुकी है कि नाउ अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड द थर्ड फेज़ जो आती है वो सेनेसेंट फेज़ होती है। सेनेसेंट फेज़ होती है इट इज़ द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड एंड लूजेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जब ऑर्गेनिज्म थोड़ा ग्रो ओल्ड कर जाता है और अब उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो उसने लूज़ कर दी। यानी 3 फेजेस हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। जुवेनाइल फेज़ रिप्रोडक्शन से पहले वाली जो फेज़ होती है, जब मैच्योरिटी नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस, अभी ये आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज़ जब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैच्योरिटी आ गई। थर्ड जब आप रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो खो चुके हैं, देन वो कॉल द सेनेसेंट एज। उसके बाद हमने देखा कुछ अनयूजुअल हमने फ्लावरिंग देखी थी। अनयूजुअल फ्लावरिंग में हमने ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में बड़ा। अनयूजुअल फ्लावरिंग में 2 चीज़ें दी हैं। एक तो जो बैम्बू की जो स्पीसीज़ होती हैं, बैम्बू ट्री आप सभी ने देखा होगा, बैम्बू ट्री की जो स्पीसीज़ होती हैं वो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार उसके ऊपर में फ्लावर आता है, वंस इन ए लाइफ टाइम। फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं उसके ऊपर वंस इन ए लाइफ टाइम आते हैं, 50 से 100 साल के अंतराल पर ये ऐसा होता है। सेकंड है हमारे पास में स्ट्रोम्बिलैंथस क्विंथियाना, जिसको नीला कुरंजी भी कहा जाता है। नीला कुरंजी या नील कुरंजी, इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा हिंदी में, नील कुरंजी। इसको स्ट्रोम्बिलैंथस क्विंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है, और ये इसके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है वो वंस इन 12 ईयर्स, अराउंड 12 ईयर्स के अंदर इसके पास में होती है। अब देख लेते हैं कि अमंग एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो कुछ बर्ड्स होते हैं जो लिविंग इन नेचर, वो अंडे दे देते हैं, एग दे देते हैं सीजनली, और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जो बर्ड्स कैप्टिविटी में रहते हैं, मतलब ऐसे देखो कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से
कि जो बर्ड्स लिविंग करते हैं, नेचर में रहते हैं, वो तो अंडे देते हैं सीजनली, जब उनका सीज़न आएगा वो तभी। लेकिन जिन बर्ड्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में रखा जाता है, तो वहाँ पर वो एग्स देते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उनको कंपनसेट किया जाता है और ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि वो पूरा साल थ्रू आउट द ईयर अंडे दे सकती हैं। उसके बाद होते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम प्रीमेट एनिमल्स। प्रीमेट एनिमल्स होते हैं डेट डू नॉट चेंज ड्रामेटिकली ओवर द मिलेनिया एंड रिमेन वेरी सिमिलर टू देयर एंसेस्टर्स। जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमंस हैं, हम सब प्रीमेट एनिमल्स हैं। प्रीमेट एनिमल्स क्योंकि कहते हैं ना ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो हम सब सोशल एनिमल होता है, ह्यूमंस भी इज ए सोशल एनिमल। तो प्रीमेट एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया है, डेट डू नॉट चेंज ड्रामेटिकली ओवर दिस, मंकी, एप्स वगैरह। नॉन प्रीमेट एनिमल्स होते हैं जिनके साथ समय के साथ साथ जिनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन चैप्टर में आप देखते हैं किस तरीके से एनवायरमेंटल, जहाँ पे आप डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं किस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो नॉन प्रीमेट एनिमल्स में बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस हैं और कुछ मैमल्स होते हैं, काव है, शीप है, रैट है, डियर है एंड हॉर्स है। आगे देख लेते हैं द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल्स। प्लासेंटा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा 10th के अंदर, प्लासेंटा। प्लासेंटा एक ट्यूब होती है जो बच्चा जो भ्रूण होता है मदर में, उसके बॉडी से वो अटैच होती है, जो बेबी है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी खाना होता है, वो मदर से बच्चे को मिलता है, वो प्लासेंटा ट्यूब के अंदर। तो जितने भी फीमेल्स होती हैं, वो द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स exhibit cyclic changes in the activities of ovary and accessory ducts as well as hormone during reproductive phase. In non-primates, such cyclic changes during reproduction are called oestrus cycle. देखो, जो फीमेल्स होती हैं जब वो रिप्रोड्यूस करती हैं या जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं कि भाई एक बच्चा अगर 9 महीने के अंदर पैदा हो रहा है, तो 1 महीने की उसकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स बनेंगे बॉडी में, दूसरी में ये बनेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्लासेंटल मैमल्स के अंदर होती हैं, और ये अगर नॉन प्रीमेट हैं उनके अंदर जो ऐसे साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो ओएस्ट्रस साइकिल है। और प्रीमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप पहले 10th में पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं कि जो प्रीमेट्स और प्रीमेट्स में ह्यूमंस आते हैं, और आपको पता है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो प्रीमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो साइकिल जिसके अंदर, साइकिल का मतलब है जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ जो हैं ओवेरीज में या जो एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो जो साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम क्या कह लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेट्स में कहते हैं, और ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्रीमेट्स में बोला जाता है। तो फर्स्ट अभी इसको यहीं तक देखते हैं, देन आगे का आपको सेकंड जो इसका पार्ट बनाएंगे वीडियो का, उसके अंदर हम सेकंड पार्ट के अंदर इसको देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।